हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर के आए हैं आज आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का थर्ड लेक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि चार्जेस क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, और चार्ज मास में कंपैरिजन कराया था, मेथड ऑफ चार्जिंग बताया था। यहाँ पर हम आपको कूलाम्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। कूलाम्स लॉ नॉर्मल जो आपने क्लास 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा था। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर आपने क्लास 11th में पढ़ा है। वेक्टर फॉर्म में कूलाम्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो कूलाम्स लॉ देखेंगे हम, लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या रिपल्सन लग रहा है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक, तो इसको सबसे पहले प्रपोज्ड किया था, बताया था किन्होंने? कूलाम साहब ने। कूलाम सर ने किस सन में बताया था? 1785 में। 1785 में उन्होंने बताया था कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो लगता है उसको कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, ये है हमारा Q1 और दूसरा हमारा Q2 है। ठीक है, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, तो हम देखते हैं दोनों अगर पॉजिटिव चार्जेस हो, दोनों अगर पॉजिटिव चार्जेस हो तो इनके बीच क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? रिपल करते हैं। ठीक है, सॉरी, सेम चार्जेस रिपल करते हैं। ठीक, तो देखते हैं जो हमारा ये Q2 है ये इस पर फोर्स लगाएगा रिपल्सन का इस तरफ। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन F लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पर जो रिपल्सन का फोर्स लग रहा है सेकंड के द्वारा, उसको हम लिखते हैं F12। ठीक, ये हमारा F12 फोर्स हो गया। ठीक है, ये जो और उसके बाद जो फर्स्ट हमारा सेकंड पे फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, इसको हम F21 से शो करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि जब इसको कूलाम सर ने एक्सप्लेन किया तो बताया कि अपना एक लॉ दिया। उस लॉ में कहा, दिस लॉ स्टेट्स दैट, इनका जो लॉ है वो स्टेट करता है, बताता है क्या? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction or repulsion between 2 point charges, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देम या प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो ये दोनों चार्जेस है ना, इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक, तो हम इसको लिख लेते हैं। उन्होंने क्या बताया? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के प्रोडक्ट के। ठीक, ये फर्स्ट बना लेना है। ठीक है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फिर उन्होंने क्या कहा? यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और रिपल्सन है इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उनके बीच जो डिस्टेंस है, अब उनके बीच डिस्टेंस कितनी है? R है। ठीक, तो R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको उन्होंने कैसे स्टेट किया? ऐसे। ठीक, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझते हैं थोड़ा।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब होता है जब हम इस साइड की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते हैं तो इधर की वैल्यू बढ़ती है, और इधर की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते हैं तो इधर की वैल्यू बढ़ती है। यानी हम चार्जेस की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स में इंक्रीमेंट हो जाएगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर हमारा रेडियस बढ़ेगा यानी इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। खुद ही सोच के देखिए, दो ऑब्जेक्ट अगर पास पास में है तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर उनको दूर कर दिया जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही शो करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर उनके बीच डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन डिक्रीज हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। आइए देखते हैं, हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अपने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम अपने दोनों इक्वेशन को एक साथ ले लेते हैं तो देखेंगे क्या मिलेगा हमें। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर के। ठीक है, इसके बाद हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनल को हटाते हैं और इक्वल लेकर आते हैं तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K आ जाएगा। ठीक है, जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आया है, K आया है। लिखेंगे जहाँ पर वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक, और यही जो फॉर्मूला कूलाम्ब सर ने दिया, यही फॉर्मूला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालने के लिए दो चार्जेस के बीच में यूज होता है। ठीक, इस K की हमारी वैल्यू होती है, K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर K की SI यूनिट है। ठीक, ये आया कहाँ से, इसी फॉर्मूले से हम डिराइव कर सकते हैं इसको। यूनिट ऑफ K अगर हमें निकालना हो तो हम देख सकते हैं K को यहीं स्टॉप कर देते हैं, यही रोक देते हैं, तो ये R स्क्वायर इधर डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, और Q1 Q2 K में मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड डिवाइड में, इसी फॉर्मूले से। ठीक, यहाँ पर हम सबकी यूनिट रखते हैं। फोर्स की यूनिट हमें पता है न्यूटन होती है, जो दोनों के बीच डिस्टेंस है वो तो डिस्टेंस मीटर में ही मेजर होगा तो इसका होल स्क्वायर, और चार्जेस की जो यूनिट होती है फर्स्ट लेक्चर में हमने जाना है ना, होता है कूलाम इंटू कूलाम। तो हम यहाँ से देख लेंगे तो हमें मिलेगा इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ओके, और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स -2। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम इसी फॉर्मूले को दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, चलिए आइए देखते हैं। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं इस तरफ और दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो हमारा ये कूलाम सर का लॉ था, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे इसमें और इसमें जो K है उसकी जगह पर हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया है, तो हम कह सकते हैं K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू K के बराबर होती है। ठीक, तो ये जो टॉपिक है, ये वर्ड, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। और यही जो ये एप्सिलॉन नॉट है, यही हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम कहलाती है। यानी वैक्यूम में अगर दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा है। फिर मान लेते हैं कोई मीडियम है, उसमें रखे हुए हैं, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन लग रहा है वो स्पेस में, वैक्यूम में और मीडियम में, दोनों में कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मीडियम के आने से कुछ उसमें असर होता है, कुछ कमी हो सकती है। ठीक है, तो वैक्यूम की ये है।
इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, इसकी भी हमारी वैल्यू होती है। क्या होती है वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट? वो होता है हमारा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, इसकी भी यूनिट इसी तरह हम निकाल के ला सकते हैं इसमें से। जैसे हम के की वैल्यू निकाले थे, के की यूनिट निकाले थे, तो आया था हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये क्या है, जस्ट अपोजिट है के से, तो हमारा इसका यूनिट के का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर हमारा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। और इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो है वेक्टर फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, इससे पहले कूलम्ब्स लॉ हमने समझ लिया, अब कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म समझते हैं। ठीक है, तो कूलम्ब सर ने वेक्टर फॉर्म में भी कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्लेन किया। हमारी जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट चार्ज है ये चार्ज Q1 और इस पर चार्ज Q2। ठीक, ये क्या कर रहा है, अब इनके बीच तो ये हो गया इनके बीच का डिस्टेंस R। जो Q2 है वो फर्स्ट पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ। इससे पहले वाले में भी हमने दिखाया था ना, तो फर्स्ट पे चार्ज लगा रहा है कौन, सेकंड। ठीक, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर का ये सिंबल है। वेक्टर हमने अच्छे से 11th क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो भी थोड़ा बहुत है, यहाँ पर हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, तो फर्स्ट पे जो चार्ज लग रहा है सेकंड के द्वारा, यानी सेकंड क्या कर रहा है, फर्स्ट पे चार्ज फोर्स लगा रहा है वो, और जो फोर्स लग रहा है सेकंड पे फर्स्ट के द्वारा, ठीक, वो है F21, यानी सेकंड पे जो फोर्स लग रहा है फर्स्ट के द्वारा, इसको हम F21 से शो कर रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं जो फोर्स इस पर अप्लाई करेगा सेकंड, फर्स्ट पे जो फोर्स सेकंड अप्लाई करेगा, सेम अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा फर्स्ट सेकंड के ऊपर। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि ये हमारा न्यूटन के थर्ड लॉ को, यानी न्यूटन साहब जो थे ना, उनका थर्ड लॉ क्या था, एक्शन इक्वल रिएक्शन, उसको भी ये फॉलो करता है। ठीक, तो देखते हैं, अब वेक्टर फॉर्म है, तो जब फर्स्ट पे फोर्स लगेगा सेकंड के द्वारा, तो जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो होगा सेकंड से फर्स्ट की तरफ। ठीक, और जब फर्स्ट फोर्स लगाएगा सेकंड पर, तो जो डायरेक्शन होगा वो फर्स्ट से सेकंड की तरफ होगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से समझते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, इसको हम निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब्स लॉ हमने अभी पहले पढ़ा है, तो उनके अनुसार, इस लॉ के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग, ठीक, हम देखेंगे क्या, जो फोर्स है सेकंड पे, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, जो F21 लिखा हुआ है हमारा, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, यानी फर्स्ट के द्वारा जो सेकंड पे फोर्स लगाया जाए, सेकंड पे जो फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, और जो F12 लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। ठीक, आया समझ में? तो देखते हैं कितना होगा, पढ़ा है हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, और इसमें ये वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर आ जाता है हमारा R12 का कैप। ठीक, R12 क्यों आया और यहाँ R21 है। ठीक, R21 शो करता है कि जो सेकंड पे फोर्स लग रहा है फर्स्ट के द्वारा, ठीक है, सेकंड पे फोर्स लग रहा है फर्स्ट के द्वारा, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन है फोर्स लगाने का ये R1 से 2 की तरफ है ना, तो इसीलिए इसमें R12 का कैप लिया गया। अब कैप आपने वेक्टर पढ़ा होगा, तो इसको हम बोलते हैं, जो R12 का कैप है ये हमारा यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा था
तो वेक्टर को जैसे हम लेट करते हैं, आपको ऐसे समझा देते हैं जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनके लिए, ठीक। वेक्टर को अगर हम ले लें कि हमारा आर कोई वेक्टर है जो कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, ओके। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक, ये होता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो हम यूनिट वेक्टर यहाँ देख रहे हैं, यूनिट वेक्टर वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर होता है, ठीक। ये हमने पढ़ा हुआ है, यही यहाँ पर हमें अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए देखते हैं हम जो फर्स्ट पे फोर्स लग रहा है सेकंड के द्वारा, वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसमें जो डायरेक्शन होगा फोर्स लगाने का वो सेकंड से फर्स्ट की तरफ होगा, तो ये होगा R21 का कैप, ठीक। हम देखते हैं इन दोनों से, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन अगर लेट कर लें और इसको सेकंड, तो हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा हमें, जो F21 है इसकी जस्ट अपोजिट है F12, मीन्स ये होल्ड कर रहा है न्यूटन साहब का थर्ड लॉ कि फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया हमारा। तो आगे देखते हैं हम अब इसको और सॉल्व करके। यहाँ हम कह सकते हैं इट होल्ड्स न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, यानी इसने इसके ऊपर अगर एक्शन किया, इसने इसको फोर्स लगाया, तो ये भी अपोजिट फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम आगे इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो हम देखेंगे जो F21 है हमारा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जो R12 और R21 है हमारा, ये R12 और R21 ये दोनों हमारे R के इक्वल हो जाते हैं, ठीक, R के इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस तो इधर से भी सेम था और इधर से भी सेम है, तो दोनों R के इक्वल हो गए। तो हम इसको लिख सकते हैं R कैप। इसको फर्दर एक्सप्लेन किया जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और हमने बताया R कैप को हम कैसे डिनोट करते हैं, वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R, तो वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R, ठीक। ये भी हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ R स्क्वायर लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं R स्क्वायर इंटू R कितना हो जाएगा, R का क्यूब हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब हो जाएगा ये, और ये वेक्टर R, ठीक। ये हमारा हो गया फोर्स ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक। अब देखते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, वो कितना हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग देख लेंगे, तो F12 जो हमारा हो जाएगा वो भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब वेक्टर R, ओके। क्योंकि फर्दर हमने एक्सप्लेन कर ही लिया है F21 इज इक्वल टू माइनस F12, ठीक। तो दोनों इक्वल होंगे और एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पोजीशन वेक्टर के अप्रॉक्स, ठीक। तो पोजीशन वेक्टर में हम देखते हैं कूलॉम्स लॉ, या दो ऑब्जेक्ट या दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर, ओके, ठीक। पोजीशन वेक्टर ये हमारा ओरिजिन है, और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस, ठीक है। लेट करते हैं यहाँ पर कोई हमारा चार्ज Q1 है, ये पॉइंट A पर है, ठीक,
और यहाँ पर कहीं सेकंड चार्ज Q2 है जो पॉइंट B पर है, ठीक है। दोनों हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से B का, पोजीशन वेक्टर देख रहे हैं ना, तो इसका पोजीशन इस ओरिजिन से देखेंगे, तो ओरिजिन से इसका जो पोजीशन है वो है R2, ठीक, और जो A का पोजीशन है वो है R1 वेक्टर, ठीक। अब ये वेक्टर में शो किए जाएंगे, जो इसका पोजीशन होगा वो R1 वेक्टर A का, और B का जो पोजीशन वो R2 वेक्टर। यहाँ देखते हैं B क्या करेगा, फोर्स लगाएगा A पर इस डायरेक्शन में, और A B पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होगा इसको हम शो करेंगे R12 से, ठीक। R12 से कब, जब 2 पर फोर्स लगेगा 1 की तरफ से, यानी फर्स्ट वाला 2 की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक। और जब सेकंड चार्ज B जो B पॉइंट पर रखा हुआ है वो फर्स्ट पे फोर्स लगाएगा, तो इसको हम R21 पढ़ेंगे, ठीक। R12 वेक्टर और R21 वेक्टर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में क्या पढ़ा हुआ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने क्या देखा था कि जो हमारा ये वेक्टर है फर्स्ट, जो B की तरफ जा रहा है, और जो वेक्टर B से A की तरफ है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये R1 होगा। सिमिलरली जब वेक्टर R1 और R12 का देखेंगे तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगा वो R2 बनेगा, ठीक। तो हम देखते हैं क्या मिलेगा हमें। यहाँ पर अगर हम R2 वेक्टर निकाल लेना, ठीक है, तो OB जो वेक्टर है, ठीक, प्लस जो BA वेक्टर है, OB प्लस BA, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, R1, या इसी को हम OA वेक्टर बोलते हैं। इसको लिखकर देखते हैं, R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर, ये क्या हो जाएगा हमारा R1 वेक्टर के इक्वल, ठीक है। तो R1 वेक्टर के इक्वल जब हमारा हो जाएगा, इस R2 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो R12 हमारा क्या आएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ओके। R12 हमारा आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सिमिलरली उसी तरीके से देख लेते हैं, जो हमारा R1 वेक्टर है ये R1 से R2, ठीक। तो देखते हैं, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया हमने, ये R21 हो जाएगा, और ये भी R21, यहाँ ये R21 है, B से A की तरफ हमने चेक किया है, ठीक है। तो R21 हमारा आ गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सिमिलरली अगर इसी तरीके से हम लोग देख लें, तो जो R12 वेक्टर आएगा वो हमारा आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। जो हमारा R12 वेक्टर आया है ना, ये आएगा R2 माइनस R1। तो अब हम अप्लाई करते हैं इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन निकालने के लिए कूलॉम्स लॉ का, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या हो जाएगा, हमने देखा है F21 वेक्टर F21, ठीक, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, वो क्या होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R12 का कैप, ठीक। ये अभी इससे पहले हमने कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा, उसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया, उसी से ये आया है। अब देखते हैं, ऊपर हमें मिला है R12 इज इक्वल टू होता है R2 माइनस R1, ठीक। तो इसमें हम अप्लाई करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R12 का कैप लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर R12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12, ओके। तो अब फर्दर आगे इसको यहाँ से हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ओके, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस R1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ओके। ठीक, यहाँ पर जो हमारा ये आर स्क्वायर है ये भी हमारा R2 माइनस R1 होगा, क्योंकि ये R12 ही है, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 का वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इस तरफ हमारा हो जाएगा R2 का वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। यहाँ देखिए, इसका होल स्क्वायर और इस पर पावर 1 दोनों एक साथ कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 का वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसका होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे होल क्यूब, और ये हो गया R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर, ठीक है। अब ये आ गया हमारा फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट पोजीशन वेक्टर के अलाउंग, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग देख लेंगे, सिमिलरली फोर्स ऑन फर्स्ट देखेंगे ड्यू टू सेकंड, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू सेकंड, वो क्या आ जाएगा, वो भी सिमिलरली ऐसे निकाल लेंगे। तो हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब और वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ओके, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, ओके। अब आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर हमारा कूलॉम्स लॉ खत्म हो जाता है। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय माता दी।